1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त हुए 4 दिन हुए थे और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे थे और बता रहे थे कि पाकिस्तान के जनरल अयूब ने यह कहा था कि वो चहलकदमी करते हुए दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। तो हमने तय किया कि जनरल अयूब तो बड़े आदमी हैं, उन्हें क्यों यहां आने दें, क्यों ना हम ही लाहौर तक चल करके उनका इस्तकबाल करें। और जोरदार तालियां गड़गड़ाहट हो रही थी। ये वही जनरल अयूब थे जिस समय लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो उनके 5 फुट 2 इंच के कद को देखते हुए और उनकी आवाज को देखते हुए जनरल अयूब ने कहा था कि भारत अब कमजोर हो रहा है और बहुत अच्छा मौका है जब हमें भारत के साथ युद्ध खोल देना चाहिए। युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरीके से पराजय हुई थी और पाकिस्तान पर भारत की जीत एक मील का पत्थर साबित हुई थी। नमस्कार, मैं हूं विमल और मेरे साथ है गीतिका और आज हम बात कर रहे हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। विमल, जो आपने घटना बताई इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी के सीधे साधे व्यक्तित्व के पीछे बड़ा ही दमदार किरदार छुपा हुआ था और उनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं हम आज आपके साथ साझा करेंगे। तो वो जितने सशक्त थे उतने ही आदर्शवादी भी थे और आदर्शों की वो सिर्फ बात ही नहीं करते थे वरन उन आदर्शों को पहले स्वयं पर लागू करते थे और उसको स्वयं पर लागू करे के बाद ही जनता से वो ये बात कहते थे। तो एक बड़ा गजब का किस्सा है उनके साथ जुड़ा हुआ। जिस समय भारत पाक युद्ध चल रहा था उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने भारत को चेतावनी दी, यदि भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध बंद नहीं किया तो अमेरिका भारत को जो लाल गेहूं देता है उसकी सप्लाई बंद कर देगा। तो आत्माभिमानी स्वाभिमानी लाल बहादुर शास्त्री इससे बहुत ही ज्यादा आहत हुए और उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और खाद्यान्न के मसले पर हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे। और तभी उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। उन्होंने एक कैलकुलेशन किया, वो बड़े शार्प माइंडेड थे। उन्होंने कैलकुलेशन किया कि कितना गेहूं अमेरिका से आता है और हमारी कितनी जनसंख्या है और उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्या हम एक दिन सप्ताह में एक समय उपवास कर लें, एक समय भोजन ना करें तो कितना अनाज बचाया जा सकता है। उनका कैलकुलेशन बड़ा ही सटीक था और उसको शुरू करने से पहले तो क्या हुआ, उन्होंने अपनी पत्नी ललिता जी उनकी पत्नी थी, ललिता जी को बुलाया। ललिता जी से उन्होंने कहा कि ललिता जी, क्या ऐसा संभव है कि हमारे घर आज शाम खाना ना बने? तो ललिता जी ने कहा कि लेकिन ये बात आप क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि क्या मेरे बच्चे, क्या मेरा परिवार एक समय का बिना खाए रह सकते हैं। तो ललिता जी ने पूछा, लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि कल मैं देशवासियों से सप्ताह में एक दिन एक बार का भोजन न करने की अपील करना चाहता हूं। तो उससे पहले मैं ये देखना चाहता हूं क्या मेरा परिवार, क्या मेरे बच्चे एक बार का भोजन किए बगैर रह सकते हैं। तो उस दिन उनके घर में खाना नहीं बना, सब बच्चों ने उपवास किया और अगले दिन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जनता से आह्वान किया, देश की जनता से आह्वान किया कि यदि हम सप्ताह में एक दिन एक बार उपवास करें तो हमें अमेरिका से गेहूं आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उन्होंने ये करके दिखाया। देश के आत्माभिमान पर उन्होंने कोई दाग नहीं लगने दिया। कुछ और जोड़ूंगा इसमें। आह्वान जब उन्होंने किया ना तो उन्होंने बड़े ही सरल तरीके से जनता से बात की और ये भी बताया कि उपवास के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, आर्थिक लाभ और स्वास्थ्यवर्धक लाभ भी। उनकी अपील इतनी सशक्त थी कि केवल हिंदू ही नहीं, मुस्लिम ही नहीं, ईसाई ही नहीं, पारसी नहीं, सिख ही नहीं, सारे देश के लोग। मैं अपने बचपन के दिनों की भी बताता हूँ गीतिका। मेरे माताजी पिताजी दोनों मंगलवार का फास्ट रखा करते थे, उपवास रखा करते थे और हमने पूछा जब उनसे कि क्यों रखते हैं तो उन्होंने कहा था कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि सप्ताह में एक दिन एक बार का भोजन त्यागना है और हमें वो बहुत अच्छा लगता है, उससे हम बहुत स्वस्थ भी रहते हैं और हम उसको फॉलो करते हैं। तो ये उनके आह्वान का असर था।
और जय जवान जय किसान के नारे के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, उन्होंने नारा भी दिया, उन्होंने ऐसी ऐसी जगह, इवन जो प्रधानमंत्री निवास में जो लॉन था वहां पर उन्होंने खुद हल चला करके, बैल और हल चला करके एक प्रतीकात्मक रूप में कहा कि इन खाली स्थानों पर भी अनाज बोना शुरू किया जाए। और ऐसे ही जो सरकारी बंगले थे, सरकारी आवास हुआ करते थे विभिन्न विभागों के, वहां भी उन्होंने अपील की कि इन सरकारी आवासों में भी जहां पर जगह मिलती है खाद्यान्न उगाना शुरू करें। अन्य जन सामान्य से भी अपील की, किचन गार्डन का जो कंसेप्ट था कि अपनी सब्जी, अपना अनाज अपने आसपास ही उगाया जाए, ये सारी चीजें उन्होंने शुरू करवाई। और इन छोटी छोटी चीजों से और भारत उस समय खाद्यान्न संकट से उबर पाया, बाहर निकल पाया। ये भी लाल बहादुर शास्त्री जी की एक बहुत बड़ी जीत थी, बहुत बड़ी सोच थी, जिन्होंने देश को एक दिशा दी। अच्छा विमल, मैं बताऊं कि वो बड़े ही संवेदनशील व्यक्ति थे। एक किस्सा है उनके ताशकंद जाने का। जब ताशकंद वो गए थे तो उस समय वो अपना वही पुराना खादी का कोट पहने हुए थे। तो रूस के राष्ट्राध्यक्ष ने उनको एक अलेक्सी कोसिगिन थे, उन्होंने एक ओवरकोट भेंट किया। लेकिन कोसिगिन हैरान रह गए जब उन्होंने अगले दिन देखा कि शास्त्री जी ने वो कोट नहीं पहना हुआ है और वो अपने उसी पुराने कोट में है। तो उन्होंने बड़े सकुचाते हुए पूछा कि आपको शास्त्री जी, आपको कोट पसंद नहीं आया क्या? उन्होंने कहा नहीं, कोट बहुत अच्छा है और ताशकंद की सर्दी से बचने के लिए बड़ा ही उपयुक्त है, इसलिए अस्थायी रूप से मैंने वो अपनी टीम के एक सदस्य को दे दिया है क्योंकि उसके पास पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं है। अलेक्सी कोसिगिन इस बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने इसकी चर्चा करते हुए कहा एक समारोह में कि हम लोग तो कम्युनिस्ट हैं लेकिन शास्त्री जी सुपर कम्युनिस्ट हैं। तो इस तरह का दया भाव अपनी टीम के प्रति उनके मन में था। वो बड़े संवेदनशील व्यक्ति थे, इस तरीके की भावनाएं वो रखते थे। और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं गीतिका, वो अगर प्रकरण तुम्हें मालूम हो, जब उनके बेटे ने एक बार वो इम्पाला कार, जो सरकारी कार थी, उसका प्रयोग कर लिया। तो शेवरले इम्पाला कार थी, बच्चों को पसंद आ गई। बच्चों ने ड्राइवर को बुलाया और चाबी उससे लेकर के बच्चे घूमने निकल गए। तो देर रात घर लौटे। अगले दिन शास्त्री जी ने ड्राइंग रूम में अपनी पत्नी और बेटे दोनों को बुलाया और कहा कि कल आप कहाँ गए थे? तो उन्होंने कहा कि हम डरते घबराते हुए, बच्चों ने बताया कि हम दोस्तों के साथ घूमने निकल गए थे। तो फिर उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि कार कुल कितने किलोमीटर चली है? तो ड्राइवर ने बताया कि 14 किलोमीटर। तो ड्राइवर से उन्होंने कहा कि लाइए, लॉग बुक लाइए और उसमें लिखिए 14 किलोमीटर चली सुनील शास्त्री निजी प्रयोग हेतु। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि 14 किलोमीटर के हिसाब से प्रति किलोमीटर जितना पैसा होता है उस पैसे को मेरे निजी सचिव को दे दीजिए ताकि सरकारी खजाने में उसे जमा कराया जा सके। तो ऐसे आदर्शवादी, ऐसे ईमानदार व्यक्ति थे कि जो अपने आप में देश में ही नहीं वरन विश्व में भी एक मिसाल है। फिर बाद में उनके बच्चों ने कहा कि पिताजी अब आप प्रधानमंत्री बन गए और हमारे पास कार नहीं है, हम अभी भी तांगे से स्कूल जाते हैं वगैरह वगैरह। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, बात तुम सही कह रहे हो, हम खरीदेंगे। हम कार खरीदते हैं। जब कार की कीमत का पता किया गया तो वो कितने 10 या 12,000 की कार थी और लाल बहादुर शास्त्री जी के अकाउंट में मात्र 7,500 रुपए। इसमें देखिए महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वो रेल मंत्री रह चुके थे, वो गृह मंत्री रह चुके थे देश के, और उस समय तक उनके पास कार ही नहीं थी और अकाउंट में भी मात्र 7,000 रुपए उनके अकाउंट में थे। तो तुरंत ही उन्होंने, बच्चों ने कहा नहीं पिताजी छोड़िए, आपके पास पैसा नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, जब आपसे वादा कर दिया है तो ये कार जरूर ली जाएगी। तो उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपए का लोन लेकर के बच्चों के लिए फिएट कार अपने खरीदी थी। हालांकि उसकी किश्तें नहीं चुका पाए, उससे पहले ही उनका निधन हो गया था। और उसके बाद प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनकी पत्नी को पत्र लिख करके कहा कि ललिता जी आप ये पैसा मत दीजिए, सरकार इस ऋण को माफ कर देगी। तो ललिता जी ने कहा कि नहीं, ऐसा मत कीजिए, मेरी पेंशन से काट लीजिए, ग्रेचुइटी से काट लीजिए, मेरे पति की आत्मा को दुख पहुंचेगा, क्योंकि जिन आदर्शों को वो जिए हैं मैं उन आदर्शों को मैं भी अपने जीवन में जीना चाहती हूँ। और वो पैसा उन्होंने अपने निजी खर्च से फिर कटवाया। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जिस समय उनको प्रधानमंत्री के लिए चुना जाना था, बड़ी विषम परिस्थितियां थी। उस समय मोरारजी देसाई चाहते थे प्रधानमंत्री बनना, और कांग्रेस की जो पूरी टीम थी, अंततः उन्होंने देखा कि एक सच्चा, ईमानदार और बहुत ही सही व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री के लिए जो नेहरू जी की जगह ले सकता है वो लाल बहादुर शास्त्री होंगे।
और ये भी एक इत्तेफाक है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के साथ ही होती है, पूरे देश भर में मनाई जाती है। हम भी ऐसे महान व्यक्ति को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और उनके इस नारे को एक बार जोरदार तरीके से बुलंद करते हैं कि जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।